जय हिंद। स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 12 यानी कि इंटरमीडिएट के छात्रों का 21 फरवरी को होने वाले हिंदी ऐच्छिक यानी कि हिंदी इलेक्टिव के बोर्ड एग्जाम के लिए VBI सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर लेकर के आया हूं, जिसमें अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर है। और दोस्तों, इस वीडियो से पहले भी मैंने आपके लिए VBI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों वाले वीडियो को अपलोड कर दिया हूं, उसे भी आप लोग जरूर देखिएगा। और दोस्तों, ये जो प्रश्न है आपके लिए काफी VBI है और इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इसमें जो आपका VBI अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, तो इसके उत्तर को हम लोग एक एक करके देखते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका निर्देश दिया गया कि निम्नलिखित में से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर दें। यानी कि यहाँ पर आपके लिए कुल मिलाकर के 8 प्रश्न दिए गए, लेकिन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में केवल 6 प्रश्नों का ही उत्तर लिखना है, जिसका उत्तर आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से जानेंगे। और दोस्तों, वो जो प्रश्न होगा आपका, प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का होगा, यानी कि सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करने पर आप लोगों को 12 नंबर मिलेगा, जिसमें निर्देश दिया गया कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों में 31 से 33 तक के उत्तर दें। यानी कि यहाँ पर ये जो गद्यांश दिया गया है आपका कहा जाए कहानी के जैसा, तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आप लोगों को कुल मिलाकर के 4 प्रश्नों का 3 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। जिसमें यहाँ पर आपका गद्यांश दिया गया कि भोजन संबंधी भूलों में सबसे बड़ी भूल बिना भूख के खाना है। बिना भूख भोजन करना अपने शरीर के साथ अपराध करना है। और प्रायः लोगों का विचार है कि अधिक खाने से शरीर हिष्ट पुष्ट होता है और कम खाने से शरीर कमजोर हो जाता है। यह धारणा बिल्कुल गलत है और अपच रोग का यह एक कारण है। मनुष्य ही ऐसा है जो भूख न लगने पर भी भोजन करता है और अन्य कोई प्राणी बिना तेज भूख लगे भोजन नहीं करता है। केवल मनुष्य ही है जो बिना भूख लगे हुए भी थोड़ा मोड़ा इधर उधर खा लेता है, लेकिन बाकी जीवों में ऐसा नहीं होता है। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि हम जो कुछ खाते हैं उसी से हमारे शरीर का निर्माण होता है। अतएव भोजन ऐसा होना चाहिए जो संतुलित हो, ताजा हो और शीघ्र पच जाने वाला हो, और ऐसा भोजन ही हमारे लिए लाभप्रद होता है। और ऐसे भोजन से ही हम जीवी, स्वस्थ और निरोग होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इस गद्यांश को देख लिया कि इसमें क्या कुछ लिखा हुआ था। इसका चलिए हम लोग इस पर आधारित जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके उत्तर को देखते हैं, जिसमें आपका 31वां प्रश्न पूछा गया, यानी कि सीरियल नंबर 1 से लेकर के 30 तक तो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा और वहीं पर 31 से लेकर के 52 तक सब्जेक्टिव रहेगा। तो यहाँ पर आपका जो पहला यानी कि 31वां प्रश्न पूछा गया कि भोजन कब करना चाहिए, तो दोस्तों इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि भूख लगने पर। इसके बाद अगला प्रश्न का उत्तर लिखना है कि किन लोगों में अपच का रोग अधिक होता है, तो अधिक खाने से, अधिक खाने वाले लोगों को, है ना। इसका दोस्तों अगला है कि हमारा भोजन कैसा होना चाहिए, तो भोजन ऐसा होना चाहिए जो संतुलित हो, ताजा हो और शीघ्र पच जाने वाला हो। अगला प्रश्न है कि देवसेना कौन थी और वह किससे प्रेम करती थी, आपका पाठ्य पुस्तक से प्रश्न है। और इसका उत्तर होगा कि देवसेना मालवा की राजकुमारी थी और वह सम्राट स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी। अगला प्रश्न है कि खेलते समय भरत जब हारने वाले होते थे तो राम क्या करते थे, तो जानबूझकर राम हार जाते थे। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि वियोग के समय प्रेमी की हालत खराब हो जाती है, सवैये के आधार पर बताइए। तो दोस्तों इसका जो उत्तर लिखना है कि वियोग के समय प्रेमी की हालत खराब हो जाती है, और यह बात सवैये के आधार पर इस तरह समझी जा सकती है। और इसमें पहला जो दिया गया कि संयोग अवस्था में होने पर प्रेमी की प्रेयसी के साथ रहकर सुख मिलता है था और वह जीवित रहता था। दूसरा में प्रेमिका के साथ रहने पर प्रेमी को बहुत संतोष होता था। तीसरा में लेकिन अब स्थिति इसके विपरीत है, प्रेमिका ने उसका साथ नहीं दिया और उसे छोड़ दिया है। चौथा में कि प्रेमिका की अनुपस्थिति में प्रेमी व्याकुल हो जाता है। पांचवा में उसके प्राण उससे मिलने के लिए व्याकुल होते जाते हैं। और छठा में कि इस कारण वह दुख में होता है और उसे कुछ भी सुहाता नहीं है। तो इस तरह से वियोग के समय प्रेमी की हालत खराब हो जाती है, सवैये के आधार पर इस तरह से हम लोग वर्णन कर सकते हैं। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि हरगोबिंद को आश्चर्य क्यों हुआ, तो इसका उत्तर होगा कि बड़ी बहुरिया के बुलवाने पर हरगोबिंद को अचरज हुआ, क्योंकि वह जानता था कि वह गांव-गांव में डाकघर खुल गए हैं और ऐसे में संवदिया का क्या काम, आज तो आदमी घर बैठे ही लंका तक खबर भेज सकता है। तो इसीलिए उसको आश्चर्य हुआ था। इसका दोस्तों अगला प्रश्न है कि सूरदास सुभागी के बारे में क्या सोचकर चिंतित हो रहा था, तो इसका उत्तर होगा कि सूरदास सोच रहा था कि जो धन उसने कमाया था वह शायद उसका था ही नहीं, मैं फिर से धन कमा लूंगा,
पर बेचारी सुभागी का क्या होगा? भैरव अब उसे अपने मकान में नहीं रखेगा, वह मारी मारी फिरेगी, शायद यह इल्जाम भी मुझ पर ही लगना था। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देखा, जिसमें पूछा गया था कि सूरदास सुभागी के बारे में क्या सोचकर चिंतित हो रहा था। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका नंबर आता है खंड ब यानी कि सेक्शन बी का, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें यहाँ पर आपके लिए कुल मिलाकर के 8 लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन आप लोगों को केवल 6 प्रश्नों का ही उत्तर लिखना है। और 6 प्रश्नों का जो उत्तर है अधिकतम 150 शब्दों के आसपास लिखना है, और प्रत्येक प्रश्न आपका 3-3 नंबर का होगा, यानी कि सभी लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करने पर पूरा का पूरा आप लोगों को 18 नंबर मिलेगा। जिसमें आपका यहाँ पर 39वां प्रश्न पूछा गया है कि कर्नेलिया के गीत की क्या विशेषता है? कर्नेलिया के गीत की क्या विशेषता है? तो दोस्तों इसका जो हम लोग उत्तर लिखेंगे कि कवि ने कर्नेलिया के माध्यम से भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का अत्यंत मनोहारी चित्रण किया है और भारतीय संस्कृति की करुणा भावना का गौरवपूर्ण चित्रण हुआ है। अनुप्रास, श्लेष और रूपक अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है और गीत पर छायावादी प्रभाव स्पष्ट है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देखा, जिसमें पूछा गया कि कर्नेलिया के गीत की क्या विशेषता है। तो ये सारी विशेषताएं हैं। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला जो लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है वह है कि कवि ने अपनी पुत्री का तर्पण किस प्रकार किया है? तो दोस्तों इसका जो उत्तर हम लोग लिखेंगे कि कवि अपनी पुत्री सरोज से बहुत प्रेम करता है। वह चाहता है कि मृत्यु के बाद का उसका जो समय कष्टपूर्ण न बीते, और अतः वह उसकी सद्गति के लिए अपने संपूर्ण जीवन में कमाए गए सद्कर्मों को पुत्री के तर्पण करते समय अर्पित कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देखा। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न है कि भरत ने किन किन को दोष देना निरर्थक माना है? भरत ने किन किन को दोष देना निरर्थक माना है? तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा कि भरत ने अपनी माँ को दोष देना निरर्थक माना है, और भरत को यह जानकारी मिली थी कि उनकी माँ से जो हुआ वह अपराध से कम नहीं है, लेकिन भरत को यह भी पता था कि राम का स्वभाव है कि वे अपराधी पर क्रोध नहीं करते, इसीलिए भरत ने यह भी सोचा कि राम उनकी विशेषता पर ध्यान देंगे और उन्हें क्षमा कर देंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देखा, जिसमें पूछा गया था कि भरत ने किन किन को दोष देना निरर्थक माना था। तो ये आपका सही उत्तर है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है कि कवि ने चाहत चलन ये संदेशों लय सुजान को क्यों कहा है? ये जो हम लोग देखें कवि ने जो कहा एक वाक्य को कि चाहत चलन ये संदेशों लय सुजान को क्यों कहा है? तो दोस्तों इसका जो उत्तर हम लोग लिखेंगे कि इस पंक्ति में कवि की अपनी प्रेमिका से मिलने की व्यग्रता दिखाई देती है और वह रह रहकर अपनी प्रेमिका से मिलने की प्रार्थना कर रहा है। आगे दिया गया है, परंतु उसकी प्रार्थना तथा संताप का प्रेमिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है और वे इस कारण दुखी हो जाते हैं और बस वे उससे मिलना चाहते हैं। उन्हें प्रतीत हो रहा है कि उनका अंत समय आ गया है, अतः वे कह उठते हैं कि बहुत लंबे समय से मैं तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रहा हूं, परंतु तुम्हारा कुछ पता नहीं है। तुमसे मिलने की आस में मेरे प्राण अटक रखे हैं। यदि एक बार तुम्हारा संदेश आ जाए तो मैं उन्हें लेकर ही मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। कवि इन पंक्तियों में अपने जीवन का आधार प्रेमिका का संदेश बताते हैं, जिसे पाने के लिए वे व्यग्र हैं, और यदि एक बार उन्हें संदेशा मिल जाए तो वह आराम से प्राण त्याग दे। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देखा, जिसमें पूछा गया था कि कवि ने चाहत चलन ये संदेशों ले सुजान को क्यों कहा है। तो यही उसका कारण था, जो उसके प्रेमिका और उसके बीच में जो मिलने की चाहत थी उसी को लेकर के इन्होंने ये बात कही थी। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है कि बड़ी हवेली से बुलावा आने पर हरगोविंद के मन में किस प्रकार की आशंका हुई थी। तो ये जो है इस तरह का प्रश्न हम लोगों ने ऊपर में भी देखा था। तो इसका जो उत्तर है हम लोगों को लिखना है कि बड़ी हवेली से जब हरगोविंद को बुलावा आया तो उसके मन में आशंका हुई कि अवश्य कोई गुप्त संदेश ले जाना है और इस संदेश की खबर चांद, सूरज, पेड़ों तथा पंछियों को भी नहीं लगनी चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देखा। इसका दोस्तों अगला प्रश्न है कि बैसाखी वाले दिन संभव ने क्या निश्चय किया। बैसाखी वाले दिन संभव ने क्या निश्चय किया था। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि बैसाखी वाले दिन संभव ने उठते उठते तय किया कि वह घाट तक चला
तो जाएगा, पर नहाएगा नहीं। आगे लिखा हुआ है कि हाथ मुंह धोकर प्रार्थना कर लेगा, कुछ देर पौड़ी पर बैठ गंगा की जल राशि निहारेगा। आगे लिखा हुआ है कि लौटते हुए मथुरा जी की प्राचीन दुकान से गरम जलेबी खरीदेगा और वापस आ जाएगा। आगे दिया गया है कि संभव ऐसा गंगा के प्रति श्रद्धा एवं आस्था रखने के कारण नहीं कर पा रहा था, और आगे लिखा हुआ है कि वह तो उस अपरिचिता को खोजने जा रहा था जो पुजारी के पास नाटकीय तरीके से मिली थी और वह उससे प्रेम करने लगा था। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को बहुत ही अच्छे ढंग से देखा, जिसमें पूछा गया था कि बैसाखी वाले दिन संभव ने क्या निश्चय किया था, तो यही निश्चय किया था। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया है कि जगधर के मन में किस तरह ईर्ष्या का भाव जागा और क्यों। यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है कि जगधर के मन में किस तरह ईर्ष्या का भाव जगा और क्यों जगा, तो इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि जगधर के मन में ईर्ष्या का भाव इस वजह से जगा क्योंकि उसे भैरव के पास बहुत पैसा दिखा और उसे लगा कि इससे भैरव की जिंदगी की सभी मुश्किलें दूर हो सकती है, और जगधर को भैरव की चांदी, आगे लिखा हुआ है, देखकर अच्छा नहीं लगा और वह मन ही मन भैरव से ईर्ष्या करने लगा। और जगधर को रुपयों का लोभ भी था और वह चाहता था कि भैरव उसे आधे रुपये दे दे। आगे इसमें पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि इसके अलावा जगधर के मन में ईर्ष्या का भाव इस वजह से भी जागा क्योंकि उसे पता चला कि भैरव ने ही सूरदास के घर में आग लगाई थी और भैरव ने सूरदास की पूरी जिंदगी की जमा पूंजी यानी कि पैसों को जो चोरी कर लिया था, हथिया ली थी। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो इस प्रश्न के उत्तर को देखने के बाद अगला जो आपका प्रश्न पूछा गया है वह है कि विश्वनाथ पर क्या अत्याचार हो गया। यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है कि विश्वनाथ पर क्या अत्याचार हो गया, तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा कि विश्वनाथ यानी कि विश्वनाथ जब शिशु था तब पहले वह अकेला था और माँ के दूध का एकमात्र हकदार था, तभी छोटा भाई आ गया यानी कि उसका जन्म हो गया और विश्वनाथ माँ के दूध से कट गया। अब माँ के दूध पर छोटे भाई का कब्जा हो गया और इस प्रकार विश्वनाथ आने की विश्वनाथ पर अत्याचार हो गया। तो इस तरह से हम लोग देखें कि छोटे भाई के आने के बाद इसको जो दूध पीने नहीं मिलने लगा यानी कि इसके साथ क्या हो गया, अत्याचार हो गया। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो अति लघुतरीय लघुतरीय प्रश्नों को हल करने के बाद देखने के बाद आगे आपकी बारी आती है खंड सी का यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का। और यहाँ पर जो निर्देश दिया गया कि किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 250 शब्दों में दें। यानी कि यहाँ पर आपके लिए जो कुल मिलाकर के 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे, लेकिन आप लोगों को केवल और केवल 4 प्रश्नों का ही उत्तर लिखना है और चारों प्रश्न आपका 5-5 नंबर का होगा। यानी कि सभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हल करने पर पूरा का पूरा 20 नंबर मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पर आपके लिए जो पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है वह है कि मेरे जीवन का लक्ष्य पर एक निबंध लिखिए। यहाँ जो दिया गया है हो सकता है कि 2 विषय रहे, उसमें एक पर आप लोगों को निबंध लिखना होगा। तो यहाँ पर आपका दिया गया कि मेरे जीवन का लक्ष्य पर एक निबंध लिखना है। आपके जीवन का क्या लक्ष्य है तो उस पर जो निबंध लिखना है, तो इस निबंध को हम लोगों को लिखना है सबसे पहले मेरे जीवन का लक्ष्य। ये जो है आप जो शीर्षक लिखेंगे थोड़ा यहाँ बीच में करके बोल्ड करके अंडरलाइन कर देना है। तो इस तरह से हम लोगों को शुरू करना है और आगे लिखना है कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य होता है, लक्ष्य विहीन मनुष्य इधर उधर भटक जाता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए। मैंने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और मैं बनूंगा तो डॉक्टर, लेकिन पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है, पैसा तो डॉक्टर के पास खींचता चला जाता है। तो इस तरह से यहाँ शुरू कर रहे हैं। आगे जो पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि भारत गाँवों का देश है, डॉक्टर लोग देहातों में जाना नहीं चाहते क्योंकि वहाँ शहरों की चकाचौंध नहीं होती और नगरीय सुविधाएं नहीं होती। यहाँ तक कि जिस व्यक्ति का प्रारंभिक जीवन गांव में ही बीता वह भी अब डॉक्टर बन जाने पर गांव में नहीं रहना चाहता है और वह भी शहर की लुभावनी चकाचौंध में खो गया। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, आप मेरा विश्वास मानिए, मैं उन डॉक्टरों से बिल्कुल अलग राह पकड़ूंगा। तो इस तरह से जो है ये लड़का जो है डॉक्टर बनना चाहता है और किस तरह से लोगों की सेवा करेगा वो हम लोग देख रहे हैं। आगे इसमें दिया गया कि भारत के गांव में गरीब लोगों की संख्या अधिक है और उन गरीबों को उचित इलाज नसीब नहीं होता, नतीजा होता है मृत्यु। आज उचित चिकित्सा सुविधा के अभाव में देहात या गांव के लोगों को ही अधिकतर मृत्यु होती है और मैं इस कल्पना में कांप जाता हूं। अतः मैंने डॉक्टर बनकर किसी गांव में ही अपना क्लिनिक रखूंगा और गरीबों की तो बिल्कुल मुफ्त सेवा करूंगा।
बहुत अच्छा विचार है इसका। आगे लिखा हुआ है कि मेरे पिताजी ने मुझे अपना लक्ष्य पूरा करने की अनुमति दे दी है। बाकी घर के लोग मुझसे थोड़ा चिढ़े रहते हैं, मैं उनकी चिढ़ की परवाह नहीं करता, क्योंकि यदि मैं लक्ष्य से भटक गया तो नाव की तरह हो जाऊंगा जिसकी पतवार नहीं है। आगे लिखना है कि डॉक्टर का पेशा से दोनों चीजें यश और धन आती है, लेकिन मैंने पहले बता दिया है कि धन की और मैं कम ध्यान दूंगा। और केवल डॉक्टर बनना उद्देश्य नहीं है, गांव में एक अस्पताल खोलने का इरादा है जिसमें गरीबों का मुफ्त इलाज है। लेकिन आप कहेंगे कि अस्पताल बनाने के लिए धन कहाँ से आएगा? तो इसके लिए मैं चंदा करूंगा, सरकार से सहयोग लूंगा, और आज गांव को डॉक्टर की अति आवश्यकता है। आगे हम लोग बढ़ें तो इसमें दिया गया कि यदि प्रत्येक गांव में एक डॉक्टर या अस्पताल हो जाए तो देश का काया पलट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका निबंध देख लिया, जिसमें दिया गया था मेरे जीवन का लक्ष्य पर निबंध लिखिए। तो आपके जीवन का क्या लक्ष्य है? डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का है, या फिर सैनिक बनना है, देश की सेवा करना है, या फिर क्रिकेटर वगैरह बनना है, या फिर पबजी खेलना है, या फिर गेमर बनना है, या फिर राइडर बनना है? तो उस पर जो आप लोग निबंध लिख सकते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आगे आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 48, जिसमें दिया गया है कि मलेरिया से बचाव हेतु जिले के स्वास्थ्य अधिकारी को एक अनुरोध पत्र लिखिए। और ये आपका 5 नंबर का है। तो आप लोगों को जो जिले के जो अधिकारी हैं उसको एक पत्र लिखना है कि हमारे क्षेत्र में जो मलेरिया बहुत फैल रहा है तो उसको रोकने का उपाय कीजिए। तो इसका उत्तर आप लोग कैसे लिखेंगे? तो दोस्तों इसका जो उत्तर लिखना है, सबसे पहले सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, नगर पालिका धनबाद, गिरिडीह, या फिर जमशेदपुर, देवघर, या फिर रांची, जो भी लिख सकते हैं आप लोग। और आगे लिखना है विषय में मच्छरों की रोकथाम करने हेतु उचित कार्यवाही के लिए पत्र। आगे लिखना है महोदय, सविनय निवेदन है कि मेरा नाम रमेश है और मैं बैंक मोड़ धनबाद में रहता हूं, और बैंक मोड़ कॉलोनी की हो रही दुर्दशा की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। बैंक मोड़ में जगह जगह कूड़े कचरे के ढेर लगे हुए हैं और नालियों की सफाई ठीक से नहीं हुई है, जिस वजह से नाली में गंदगी और पानी जमा हो रहा है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो इसमें लिखना है कि जिस सब के कारणवश यहाँ पर मच्छरों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि रात हो यहाँ पर सिर्फ मच्छर ही मच्छर दिखाई देते हैं, और इन मच्छरों की वजह से छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं, मलेरिया, टाइफाइड हो रहा है। अतः आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द यहाँ के कूड़े कचरे को हटाकर नालियाँ साफ कराई जाए, और साथ ही मच्छरों को मारने वाले धुएं को भी मारा जाए, छोड़ा जाए। तो इतना लिखना है। और इसके बाद लिखना है धन्यवाद भवदीय। इसके बाद अपना नाम लिखना है। इसके बाद आपका जो एड्रेस होगा वो लिख देना है, दिनांक भी लिख देना है। तो आप लोगों का जो बोर्ड एग्जाम शुरू ये जो है हिंदी इलेक्टिव का, वो आपका 15 फरवरी 2025 को है। तो आप लोग यहाँ पर 12 की जगह पर 15 लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देखा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न, समाचार लेखन से आप क्या समझते हैं, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो सबसे पहले हम लोगों को लिखना है कि समाचार लेखन क्या है, इसके बाद इसकी कौन सी विशेषताएं हैं। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हम लोग लिखेंगे कि जिस लेखन कला के अंतर्गत समाचारों को लिखने की क्रिया पूरी की जाती है उसे समाचार लेखन कहते हैं। और इसमें जो है घटनाओं और विषय वस्तु से संबंधित बातों को लिखा जाता है जो कि समाचार के रूप में होता है। आगे जो लिखना है कि समाचारों को पढ़कर पाठक वस्तु स्थिति से अवगत होते हैं और समाचार को सुनकर और पढ़कर उसके संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने समाचार लेखन से क्या समझते हैं इसको हम लोगों ने लिखा। और दोस्तों इसके बाद इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो इसको पॉइंट वाइज हम लोगों को लिखना है कि समाचार लेखन की विभिन्न विशेषताएं होती है जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला पॉइंट में दिया गया है कि घटनाओं से संबंधित विषय वस्तु को समाचार में लिखा जाता है। दूसरा पॉइंट है कि भाषा सरल रखा जाता है जिससे कि पाठक को समाचार पढ़कर उसकी सभी बातों की सही जानकारी प्राप्त हो सके। और तीसरा पॉइंट है कि पैराग्राफ को आकर्षक ढंग से लिखना चाहिए। जब एक बात पूरी होकर समाप्त हो जाए तो पैराग्राफ बदलकर दूसरी बात को लिखा जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस पॉइंट को देखा। और इसके बाद आपका जो इसमें पांचवा पॉइंट है कि जहां तक प्रयत्न यह करना चाहिए कि सच्चाई के साथ घटनाओं को समाचार में दर्ज करना चाहिए, यानी कि सही सही लिखना चाहिए।
इसके बाद अगला पॉइंट है कि समाचार लिखते समय वैसी भाषा का प्रयोग किया जाता है जो समझने में आसान होती है। और इसके बाद अगला पॉइंट है कि समाचार लेखन का काम करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि घटनाओं से संबंधित विषय वस्तु को आवश्यकता पड़ने पर प्रमाणित किया जा सके। यानी कि गलत चीज को लिख देंगे तो प्रमाणित कैसे करेंगे, केस मुकदमा हो सकता है। इसीलिए समाचार में वैसे ही चीजों को लिखना चाहिए जो सही हो। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देखा जिसमें पूछा गया था कि समाचार लेखन से आप क्या समझते हैं, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है कि कंठ रुक रहा है, काल आ रहा है, यह भावना कवि के मन में क्यों आई। ये जो हम लोग देख रहे हैं, कवि ने जो कहा था कि कंठ रुक रहा है, काल आ रहा है, यह भावना कवि के मन में क्यों आई। तो दोस्तों इसका जो उत्तर लिखना है कि कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता गीत गाने दो मुझे, गीत गाने दो में पंक्ति कंठ रुक रहा है, काल आ रहा है से कवि का आशय संघर्षपूर्ण जीवन से है, संघर्षपूर्ण जीवन से है। और कवि के मन में यह भावना इसलिए आई क्योंकि उसके मन में, उसके अंदर की वेदना उन पर भारी हो रही थी और वह तड़प रहे थे। कवि के जीवन से जुड़ी कुछ और बातें निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी बातें हैं? तो पहला है कि कवि का जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा, उसने बहुत ही कठिन हालातों का सामना किया। अगला है कि जीवन में वेदना और दुख से उसका कभी पीछा नहीं छूटा। अगला है कि शोषक वर्गों के अत्याचार और शोषण ने उसे बहुत दुखी किया। अगला है कि उसने जब भी विरोध किया है उसकी आवाज को दबाया दिया गया है। आगे कि उसने फिर भी हार नहीं मानी और इन सबसे लड़ता रहा। और आगे दिया गया कि इन सब हालातों से लड़ते हुए उसके अंदर जीने की इच्छा समाप्त हो गई है। आगे हम लोग देखें तो इसमें लिखा हुआ है और वह मरणासन स्थिति में पहुंच गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देखा जिसमें पूछा गया था कि कंठ रुक रहा है, काल आ रहा है, यह भावना कवि के मन में क्यों आई। तो उसका जो मुख्य कारण है हम लोगों ने यहाँ पर पूरा डिटेल से देखा। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि बड़ी बहुरिया का संवाद हरगोविंद क्यों नहीं सुना सका। ये जो हम लोग देखें बहुत ही मार्मिक कहानी है कि बड़ी बहुरिया का संवाद हरगोविंद क्यों नहीं सुना सका था। तो दोस्तों इसका जो उत्तर है हम लोग पॉइंट वाइज बहुत संक्षेप में लिख सकते हैं, या बहुत कम लिखा गया है, आप लोग थोड़ा बड़ा लिखिएगा, ठीक है। तो इसका जो उत्तर होगा कि बड़ी बहुरिया का संवाद हरगोविंद इसलिए नहीं सुना सका क्योंकि पहला पॉइंट है कि वह संवाद अत्यंत कष्टदायी था। दूसरा में है कि यदि वह संवाद सुना देता तो उसके मायके वाले क्या सोचते कि इतनी बड़े गांव की लक्ष्मी की कोई इज्जत नहीं। तीसरा पॉइंट है कि बहू के मायके वाले बहू को ले जाएंगे, फिर वह गांव में कभी नहीं आएगी। अगला दिया गया कि यदि गांव से गांव की लक्ष्मी ही चली जाएगी तो गांव में क्या रह जाएगा। तो इसीलिए जो है बड़ी बहुरिया का संवाद जो है हरगोविंद जो है नहीं सुना सका। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देखा। इसका दोस्तों आपका जो अंतिम प्रश्न है वह है कि तो हम 100 लाख बार बनाएंगे, इस कथन के संदर्भ में सूरदास के चरित्र का विवेचन कीजिए। ये जो वाक्य आपका दिया गया तो हम 100 लाख बार बनाएंगे, इस कथन के संदर्भ में सूरदास के चरित्र का विवेचन करना है। तो दोस्तों इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? इसका उत्तर होगा तो हम 100 लाख बार बनाएंगे, इस कथन के संदर्भ में सूरदास के चरित्र की निम्नलिखित बातें सामने आती है। कौन कौन सी बातें हैं? तो सबसे पहला पॉइंट है कर्मशील व्यक्तित्व, और इसमें लिखना है कि सूरदास एक कर्मशील व्यक्तित्व का स्वामी है और उसे अपने कर्म के आधार पर सारी विपदाओं का सामना कर लेने का पूर्ण विश्वास है। दूसरा पॉइंट है हार ना मानने वाला, और इसमें लिखना है कि सूरदास परिस्थितियों से जूझने वाला व्यक्ति है, वह विकट परिस्थितियों से हार मानने वालों में से नहीं है। अगला पॉइंट दिया गया है सहनशीलता, और इसमें लिखना है कि वह कथन सूरदास के व्यक्तित्व में सहनशीलता को भी दर्शाता है और वह मुश्किलों का सामना बार बार करने की बात करता है। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 12 के छात्रों का 21 फरवरी को होने वाले हिंदी इलेक्टिव के बोर्ड एग्जाम के लिए VVS सब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को देखा। और दोस्तों इससे पहले भी मैंने आपके लिए VVS ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है, उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।